हेलो एवरीवन, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर का नाम है इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिक मशीन्स। इसको हम लोग सिंपल वे में इलेक्ट्रिकल मशीन 2 कह सकते हैं, या फिर इसको एक और नया नाम दिया जा सकता है एसी मशीन। एसी मशीन, एसी मशीन। इसका मतलब ये हुआ, इस पेपर में हम लोगों को एसी मशीन के बारे में डिस्कस करना है। एसी मशीन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक बार सिलेबस के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस किस मशीन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उस टॉपिक में या कह सकते हो उस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट जो है कि दिया हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कि एक एक करके सभी यूनिट पर फोकस करते हुए जाएंगे। तो यदि हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यूनिट 1 पर यदि हम फोकस करें तो यूनिट 1 में आप देखोगे हम लोगों को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। हम लोग को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। इसमें हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन हम लोगों को इसमें पढ़ना है और साथ साथ उसके वर्किंग के बारे में भी हम लोग को समझना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड समझना होगा, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, और उसके बाद हम लोग जो है कि उसके वर्किंग पर फोकस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि कैसे जब हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर के ऊपर देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप लोग पढ़े होंगे डीसी मशीन में कि किसी भी मशीन का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्टेटर और दूसरे को कहते हैं हम लोग रोटर। स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। तो जब हम 3 फेज सप्लाई 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर जब हम देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या कह सकते हो रोटेटिंग या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का कैसे प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा। और उसके बाद हम लोग जो है कि देखेंगे सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, रोटर स्पीड क्या होता है, स्लिप किसको कहते हैं, ये सारे डेफिनेशन को भी यहाँ से हम लोग जो है कि समझेंगे। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जिसमें जितना भी हमारा एसेंशियल पार्ट्स होगा उसके बारे में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे। साथ साथ रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, या कह सकते हो कि 2 तरह का हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। एक को हम लोग कहते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरे को कहते हैं हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये दोनों मशीन के बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है डिटेल में। इसके डिफरेंस बिटवीन भी, कंपैरिजन भी हम लोग दोनों के बीच में करेंगे और इम्पोर्टेंट जो है कि पॉइंट्स है स्क्विरल केज और स्लिप रिंग से रिलेटेड उसके डिजाइन के बारे में भी हम लोग फोकस करेंगे, जो कि कंस्ट्रक्शन में ही आएगा, रोटर कंस्ट्रक्शन में। तो सारा चीज हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोटर क्वांटिटीज पर हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। तो ये सारा जो है कि हमारा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, जो कि हम लोग यहाँ पर डिराइव करने का काम करेंगे। सभी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हुए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ये सभी एक्सप्रेशन के मदद से हम लोग जो है कि टॉर्क इक्वेशन या कह सकते हो कि स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन, रनिंग टॉर्क इक्वेशन, मैक्सिमम टॉर्क इक्वेशन, ये सभी टॉर्क इक्वेशन को हम लोगों को डिराइव करना है। तो उसके लिए ये पावर फैक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी, ये सभी रोटर क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन डिराइव करना जरूरी है। उसी से हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्क वर्सेस स्लिप एंड स्पीड। मतलब इसमें हम लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का,
जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड दोनों जो है कि ड्रॉ कर लेते हैं। उसी में हम लोगों को इसमें टॉर्क इक्वेशन डिराइव करना है, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, और ये सभी के बीच में हम लोगों को क्या करना है, रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना है। तीनों के बीच में स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के बीच में आपस में हम लोग को रिलेशनशिप भी यहाँ पर बनाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडक्शन मोटर एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। एक्चुअली 3 फेज इंडक्शन मोटर को जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है, क्योंकि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये भी हमारा इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे? इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह ट्रांसफार्मर इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, बिल्कुल उसी तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर भी हमारा जो है कि इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें भी हमारा 2 वाइंडिंग होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें हो जाता है मेरा स्टेटर वाइंडिंग, फिर रोटर वाइंडिंग। तो ये सारा चीज हम लोग जो है कि यहाँ पर देखेंगे कि क्यों इंडक्शन मोटर को जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी हम लोग इस चीज को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आगे चल के एक अलग से इसको हम लोग एक बड़ा सा टॉपिक भी लेंगे जिसमें हम लोग फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। किसका फेजर डायग्राम? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम हम लोग जो है कि ड्रॉ करेंगे। 4th क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और साथ साथ पावर फ्लो डायग्राम पर भी हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, जिससे हम लोग डिफरेंट लॉसेस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का लॉसेस। पावर फ्लो डायग्राम से ये पता चल जाता है कि कैसे मेरा जब इनपुट से आउटपुट पावर में जो है कि कन्वर्सन हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है, कि जब हम मशीन के ऊपर जब इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कैसे मिल रहा है, किस किस स्टेज से पावर का कन्वर्सन हो रहा है, पावर का फ्लो हो रहा है। तो पावर फ्लो डायग्राम से हम लोग को ये चीज पता चल जाएगा, और साथ साथ जो है कि अलग अलग लॉसेस किस किस स्टेज पर क्या क्या लॉसेस हो रहा है, वो सारे लॉसेस को भी हम लोग यहाँ पर डिराइव कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिलेशन हम लोग को देखने को मिलेगा आगे चल के, जो कि आगे चल के पब्लिक सेक्टर एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हमारा स्टार्टर के बारे में, ऑलरेडी आप लोग स्टार्टर पढ़ चुके हो डीसी मशीन में, है कि नहीं? तो स्टार्टर का इसमें भी हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टार्टिंग पर्पस, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करेंट, है ना, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। बिल्कुल उसी तरह जो है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में बहुत तरह का स्टार्टर हम लोग जो है कि यूज करते हैं। उसका नीड, उसका टाइप, की स्टार्टर का क्यों जरूरत है, कितने तरह का स्टार्टर होता है, अलग अलग टाइप का स्टार्टर, फिर स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, रोटर रेसिस्टेंस, उसके बाद हमारा सॉफ्ट स्टार्टर। तो अलग अलग टाइप का यहाँ पर स्टार्टर के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इस स्टार्टर के मदद से हम लोग जो है कि मशीन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को फोकस करना है स्पीड कंट्रोल मेथड। जैसे कि एक्चुअली ये जो हमारा मशीन है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आज के डेट में सबसे ज्यादा यदि कोई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, तो वह है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है ना, 3 फेज इंडक्शन मोटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जरूरत के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि मशीन के स्पीड को कंट्रोल करना होता है, कभी कभी स्पीड को बढ़ाना होता है, कभी कभी स्पीड को घटाना होता है जरूरत के अनुसार। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर स्पीड कंट्रोल टेक्निक, स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें अलग अलग टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग मशीन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। कौन सा मेथड है? एक है हमारा स्टेटर वोल्टेज मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, रोटर रेसिस्टेंस मेथड, एंड VVVF, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है हमारा मोटर्स सिलेक्शन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस एज पर लोड टॉर्क स्पीड रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो इसके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। तो हम लोगों को देखना है कि कौन सा मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर का कहां पर किस किस इंडस्ट्रीज में खासतौर पे एप्लीकेशन किया जाता है। ठीक है ना, और टॉर्क लोड, टॉर्क स्पीड, लोड टॉर्क स्पीड रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है कि हम लोग मोटर के एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो
जब यहाँ पर टॉर्क वर्सेस स्पीड और टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को कि स्पीड बढ़ाने से टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है, स्लिप को चेंज करने से टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ठीक है ना मशीन पर। तो उसके आधार पर जो है कि हम लोग यहाँ पर मोटर का सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट पर्पस। और लास्ट में हम लोगों को मेंटेनेंस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स पर भी फोकस करना है। क्लियर है? तो काफी लंबा ये जो है कि चैप्टर है, काफी और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर जो है कि आप लोग को एग्जाम में 3 फेज इंडक्शन मोटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि यूनिट 2 पर फोकस करने जा रहे हैं। अब यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या इसमें यूनिट 2 में पढ़ना है। तो यूनिट 2 पर हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। तो यूनिट 2 पर अब हम लोग फोकस कर ले। यूनिट 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार देखते हैं। यूनिट 2 में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अभी यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। आपको बता दें कि जो इंडक्शन मशीन होता है वो 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इंडक्शन मोटर और एक को कहते हैं इंडक्शन जनरेटर। क्लियर है? और इंडक्शन मोटर 2 तरह का होता है, कहने का मतलब 2 टाइप का। एक को फेज के आधार पर यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक होता है मेरा 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी बहुत अलग अलग टाइप का हम लोग को इंडक्शन मोटर के बारे में डिस्कस करना होगा। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेकेंड यूनिट है हमारा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। एक्चुअली जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। एक्चुअली आप लोगों को देखने को मिलेगा जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़िएगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। सेल्फ स्टार्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सीधा सीधी मशीन के ऊपर यदि हम सप्लाई दे दे, मशीन पर यदि सप्लाई दे दे तो मशीन क्या होगा, मेरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? ऑक्सिलरी मींस, मतलब अलग से कुछ जो है कि उसके साथ लगाकर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करके और तब हम लोग को मशीन को स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज गॉट नॉट सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, या कह सकते हो कि व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंपली कह सकते हो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो ये जो हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी की मदद से ये चीज हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है कि प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग दिस मोटर सेल्फ स्टार्ट, और तब हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि कैसे हम मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग बनाएंगे। समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर क्या हम लोग लगाएंगे, किस तरह हम लोग मशीन में क्या चीज ऐड करेंगे, बाहर से एक्सटर्नली ऑक्सिलरी क्या हम उसमें ऐड करेंगे जिससे कि मशीन मेरा क्या हो जाए कि सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए, है ना, हमारा मशीन मेरा क्या हो जो है कि सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए। तो कुछ जो है कि अलग से हम लोग को उसमें ऐड करना होगा। तो ये चीज हम लोग इस पहले टॉपिक में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? उसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ना है और वर्किंग पढ़ना है। और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसमें अलग अलग मोटर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। कौन सा मोटर है? देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, ठीक है ना। क्या हो गया? रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। देख रहे हो कि इसमें कौन सा टेक्निक यूज किया जा रहा है स्टार्टिंग करने के लिए? रेसिस्टेंस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में इंडक्शन टेक्निक का यूज किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन। आगे चल के सारा चीज हम लोग डिटेल करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। उसके बाद दूसरा क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, ये दूसरा मोटर हो गया। समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर तीसरा मोटर देखते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, ये तीसरा मोटर हो गया। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद सैडेड पोल मोटर, सैडेड पोल मोटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, ठीक है। रिपल्सन टाइप मोटर है। सीरीज मोटर के बाद आता है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। उसके बाद है हिस्टेरेसिस मोटर।
तो आपको बता दे ये सभी जो मोटर्स है, ये इतना भी मोटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सभी मोटर का सबसे ज्यादा यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग जो है कि होम अप्लायंसेज में करते हैं, ठीक है ना हम लोग, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हम लोग जो है कि फैन में, फिर हमारा मिक्सर में, ग्राइंडर में, ब्लोअर में, इस तरह का जो भी हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो है कि इस तरह का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। तो हम लोग जो है कि इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में समझेंगे और साथ साथ इसके एप्लीकेशन के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। तब तो जानेंगे ना कि कहाँ पर जो है कि किस तरह का मोटर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना जरूरी है। तो जहां पर जिस चीज का जरूरत पड़ेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑल द अबव मोटर। देख रहे हो सभी मोटर्स का हम लोगों को क्या करना है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सभी मोटर्स के एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोटर सिलेक्शन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस एज पर द लोड टॉर्क स्पीड रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तब हम लोग जो है कि इस मोटर के एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं कि किस मोटर का कहां पर और किस मशीन में, खासतौर पे या कह सकते हो किस इक्विपमेंट में उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है, किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है मेंटेनेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो लगभग मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत सारा पॉइंट्स जो है कॉमन होता है, लगभग आपको देखने को मिलेगा। सिंगल फेज हो या 3 फेज हो या कोई भी मोटर का जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है, तो मेंटेनेंस काफी कॉमन होता है बहुत सारा। एक दो मेंटेनेंस पॉइंट्स अलग कर दिया जाए तो बाकी पॉइंट्स जो है कि मेंटेनेंस का ठीक एक ही जैसा होता है। तो 3 फेज हो या सिंगल फेज हो या बाकी मोटर्स हो या बाकी मशीन्स हो, तो उसमें हम लोग को मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेंटेनेंस कैसे करते हैं, क्या क्या हमारा प्रोसीड्यूर है, उसके बारे में भी हम लोग जो है कि यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग जो है कि फोकस कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 पर। तो यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है, यूनिट नंबर 3 में थोड़ा सा देखते हैं। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को डिस्कस करना है 3 फेज अल्टरनेटर्स के बारे में। क्या करना है हम लोगों को, 3 फेज अल्टरनेटर्स के बारे में, ठीक है ना। 3 फेज अल्टरनेटर्स बोलिए, या इसको आप 3 फेज सिंक्रोनस जेनरेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 फेज सिंक्रोनस जेनरेटर। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर, जो पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सभी जगह जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो कौन सा हमारा मशीन लगा हुआ रहता है, तो 3 फेज अल्टरनेटर लगा हुआ रहता है। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर, जिसको हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर या सिंपली सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। तो अंडरस्टूड है हमारा, ये 3 फेज है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात को। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है उस पर थोड़ा फोकस कर ले। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मूविंग एंड स्टेशनरी आर्मेचर्स के बारे में। देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में तो हम समझ गए कि वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानना है। साथ साथ इसमें जैसे हम आपको बताए कि सभी मशीन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, एक स्टेटर और दूसरा मेरा रोटर। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटर को फील्ड कहते हैं और रोटर को आर्मेचर। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर हम लोग आर्मेचर को मूविंग जैसा डिजाइन करते हैं, और आर्मेचर को एक बार ऐसा कंडीशन होता है जहां पर स्टेशनरी के रूप में हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात को यहाँ पर। तो 2 अलग अलग टाइप का सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जिसमें आर्मेचर को रोटर के तरह ट्रीट करते हैं और एक बार स्टेटर के तरह ट्रीट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को। तो क्या एडवांटेज है, वो दोनों के बीच में हम लोग को कंपैरिजन करना होगा कि मान लीजिए कि मूविंग आर्मेचर होगा या स्टेशनरी आर्मेचर होगा, तो फिर क्या हमारा एडवांटेज होगा और किस तरह का मशीन खासतौर पे हम लोग जो है कि पावर प्लांट में यूज करते हैं, तो उस पर हम लोग को फोकस करना होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, पार्ट्स एंड फंक्शन, रोटर कंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग, सिंगल एंड डबल लेयर वाइंडिंग के बारे में भी डिस्कस करना है। पूरा कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स के बारे में, जितना हमारा पार्ट्स होता है वो सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो भैया
कोई भी मशीन स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो पढ़ना ही होगा, तो सबसे पहले वर्किंग और उसके बाद जो है कि कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, ईएमएफ इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर डिराइव करना है। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को डिस्कस करना है, और साथ साथ शॉर्ट पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। एक्चुअली ये वाइंडिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना, वाइंडिंग फैक्टर होता है जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। शॉर्ट पिच, फुल पिच, है ना, हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट पिच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों को मशीन में भी कुछ वाइंडिंग्स के बारे में बताया गया था, याद होगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में, जिसमें बैक पिच, फ्रंट पिच, शॉर्ट पिच, कॉम्यूटेटर पिच, ओवर पिच, है ना, इस तरह का बहुत सारा फैक्टर्स के बारे में और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार दो बार पूछा भी हुआ है। एक है हमारा शॉर्ट पिच फैक्टर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसमें एक रिलेशनशिप भी है और उस रिलेशनशिप पर कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है मेरा, अल्टरनेटर्स लोडिंग, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, ठीक है। तो ये भी हम लोग को इसमें डिस्कस करना है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या है, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर्स। तो ये सभी चीज हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। फिर आर्मेचर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। आर्मेचर रिएक्शन जैसे डीसी मशीन में पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन इसमें क्या है, एसी है, तो एसी के केस में अलग अलग पावर फैक्टर पर हम लोग को डिस्कस करना होगा। लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, अलग अलग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। और सिंक्रोनस इंपीडेंस किसको कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है हमारा, जैसे जानते हो कि हमारा चेंज इन वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट लोडिंग और सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, ये दो मेथड है, इसके अलावा भी मेथड है लेकिन हम लोग को दो ही मेथड पढ़ना है। ये दो मेथड के मदद से हम लोग कैसे जो है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेथड हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए दो मेथड हम लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। जिसमें सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड तो बहुत बार जो है कि एग्जाम में पूछ भी चुका है, ये वाला सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड, क्लियर है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा मेथड होता है, जीरो पावर फैक्टर मेथड, इस तरह का बहुत सारा मेथड है, लेकिन हम लोग को इसमें सिलेबस में दो ही दिया हुआ है ना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ अल्टरनेटर्स, तो जैसे आपको बताया मेंटेनेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मेंटेनेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, मेंटेनेंस ऑफ अल्टरनेटर। तो मेंटेनेंस वाला पार्ट जो है कि एक बार पढ़ लेंगे चीज को तो काफी कॉमन हो जाता है चीज को, हम लोग उसी चीज को कुछ और पॉइंट्स ऐड करके रिपीट कर सकते हैं। तो मशीन के मेंटेनेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 में थ्री फेज अल्टरनेटर हो गया। अब हम लोग जो है कि यूनिट नंबर 4 पर फोकस कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर बोलो या सिंपल वर्ड में सिंक्रोनस मोटर, या इसको थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थ्री फेज ही होता है, लिखा हुआ नहीं रहता है, थ्री फेज अंडरस्टूड है। जैसे आपको बताया कि सिंक्रोनस जनरेटर जब कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर मतलब थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है। जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर हुआ, उसी तरह थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। उसका फिर से क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसका ऑपरेशन तो देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ लोड एंगल, क्या क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोड एंगल, लोड एंगल क्या है उसके बारे में हम लोग को समझना होगा। वर्किंग तो समझेंगे ही। अब बात आती है कि सर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जो होता है सिंक्रोनस मोटर का वो सिंक्रोनस जनरेटर के जैसा ही होता है। जैसे याद होगा जब हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो और डीसी मोटर पढ़ रहे थे, तो डीसी मोटर में हम लोग लिखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज सिमिलर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। बिल्कुल उसी तरह सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर के जैसा ही होता है। तो इसमें अलग से कंस्ट्रक्शन पढ़ने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क इक्वेशन, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुलिंग टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, ये सभी डेफिनेशंस जो है कि हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। ये सारा डेफिनेशन है, क्या होता है रनिंग टॉर्क, क्या होता है पुलिंग टॉर्क, क्या होता है पुल आउट टॉर्क, क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क, क्या होता है। तो सारे टॉर्क्स के बारे में हम लोग को इसमें डिफाइन करते हुए जाना है।
सिंक्रोनस मोटर्स ऑन लोड विथ कांस्टेंट एक्साइटेशन, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन एट कांस्टेंट लोड। देखो यहाँ क्या कह रहा है, चीज को क्या कह रहा है क्या कि जब लोड को वेरी करेंगे और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो बताइए सिंक्रोनस मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरे केस में कह रहा है कि जब लोड को कांस्टेंट रखेंगे और एक्साइटेशन को क्या करेंगे, हमारा वेरी करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, पहला केस में कह रहा है कि जब लोड को वेरी कराएंगे और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो सिंक्रोनस मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरे केस में कांस्टेंट लोड मतलब लोड को कांस्टेंट रखेंगे और एक्साइटेशन को वेरी कराएंगे तो सिंक्रोनस मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें से तो एक तो पक्का एग्जाम में जो है कि आपको पूछ सकता है, ठीक है। भी कर्व क्या होता है, इन्वर्टेड भी कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। हंटिंग किसको कहते हैं, हंटिंग फेज स्विंगिंग भी होता है, हंटिंग एंड फेज स्विंगिंग, ठीक है ना। हंटिंग फेज स्विंगिंग दोनों से एक ही टर्म है हमारा, फेज स्विंगिंग या कह सकते हो हंटिंग। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खास तौर पे जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब जो है कि क्वेश्चन आ जाता है। हंटिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, कॉगिंग क्या होता है, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग कॉगिंग के बारे में भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हंटिंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मशीन अपना सिंक्रोनिज्म लूज कर जाता है और फिर जन टू एंड फ्रो आगे और पीछे जो है कि मूव करने लगता है, हमारा स्विंग करने लगता है स्टेबल पोजीशन को अचीव करने के लिए, तो उसी को हंटिंग कहा जाता है। पूरे डिटेल में हम लोग चीज को देखेंगे। मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, क्या क्या मेथड है, क्या क्या टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स क्या है हमारा, वो भी हमारा नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। बिल्कुल उसी तरह सिंक्रोनस मोटर आर आल्सो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो इसको भी हम लोग को स्टार्ट करना होता है। तो अलग अलग जो है कि मेथड हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। एक तो इंडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और एक ऑक्सिलरी मोटर स्टार्ट होता है, मतलब अलग से हम लोग मोटर लगा, अलग से मशीन लगाकर ऑक्सिलरी मशीन के मदद से सिंक्रोनस मोटर को चालू करते हैं। और एक होता है इंडक्शन स्टार्ट जिसको टेम्पर वाइंडिंग स्टार्ट भी कहा जाता है। फिर लॉसेज इन सिंक्रोनस मोटर एंड इफिशियंसी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स नहीं लिखा हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल्स भी हम चाहे तो बना सकते हैं। क्या क्या लॉसेज होता है, लॉसेज तो काफी कॉमन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारा लॉसेज के बारे में, ठीक है ना। कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, स्ट्रे लॉस, इस तरह का जो भी हमारा लॉसेज है, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक लॉस, इस तरह का जो भी लॉसेज है उस सभी लॉसेज के बारे में इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। मैकेनिकल लॉसेज खासतौर पे इसमें फोकस कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज, कहां पर सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4, तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में या 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में। और चौथा नंबर यूनिट में सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 पे यदि फोकस किया जाए तो यूनिट नंबर 5 में क्या क्या दिया हुआ है। अब फ्रैक्शनल हॉर्स पावर FHP मोटर्स, कुछ स्पेशल मोटर्स है हमारे पास, कुछ स्पेशल मोटर है, उस मोटर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है ना। स्मॉल रेटिंग मशीन्स होता है, छोटा छोटा मशीन्स होता है, ठीक है ना, लेकिन काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्लियर। इसलिए इसका नाम है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, ठीक है ना। स्मॉल रेटिंग मशीन्स, ठीक है, मोटर्स जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्किंग। तो जब हम लोग मोटर स्टार्ट करेंगे तो भैया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो पढ़ना ही है हम लोगों को, लेकिन कौन सा मोटर का हम लोग को पढ़ना है, तो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर के बारे में डिस्कस करना है, स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर के बारे में डिस्कस करना है, BLDC के बारे में डिस्कस करना है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है, स्टेपर मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है, AC एंड DC सर्वो मोटर्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें बहुत सारा मोटर्स है, ठीक है ना। हमारा लगभग सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर 1 हो गया, स्विच रिलक्टेंस मोटर 2, BLDC 3, फिर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर 4, स्टेपर मोटर, AC सर्वो मोटर, DC सर्वो, मतलब लगभग 6 या 7 मोटर्स के बारे में इसमें आप लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो सभी मोटर्स जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सभी अलग अलग है, सभी का जो है डिजाइन कंस्ट्रक्शन वर्किंग बिल्कुल अलग अलग, ठीक है ना। सबका डिजाइन कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब अलग अलग, और काफी ज्यादा इस जो है हमारा फ्रैक्शनल
हॉर्स पावर मोटर्स कह सकते हो, या स्पेशल मोटर्स नॉर्मली हम लोग कहते हैं इस टॉपिक को आप देख सकते हो स्पेशल मोटर्स, ठीक है ना। तो स्पेशल मोटर्स का भी हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसका सभी मोटर्स का हम लोग को टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जब तक टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़िएगा तब तक एप्लीकेशन आप नहीं डिसाइड कर पाइएगा। तो एप्लीकेशन जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक मोटर उठाएंगे, मान लीजिए हम सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर लिए, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशन, ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग स्विच रिलक्टेंस मोटर हो गया तो उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बाद फिर जो है कि उसका हम लोग जो है कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन इस तरह से पढ़ते हुए जाएंगे। तो ये हो गया यूनिट नंबर 5। अब हम लोग कुछ यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ले, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या होता है, आप लोग पूछते हो बाद में कि सर कहाँ से कितना नंबर का आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटेल कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, किस यूनिट से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, किस यूनिट से कम रहेगा, कहाँ पर ज्यादा फोकस करें। ऐसे तो सभी यूनिट इंपॉर्टेंट है ही अपने स्तर से, ठीक है। सबसे जो है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, एग्जाम में डेफिनेटली आता है। और यहाँ पर हम लोग जो है कि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। यूनिट 1 में यदि आप फोकस करोगे, यूनिट 1 में आप देखते हो तो 3 फेज इंडक्शन मोटर यूनिट 1 में पढ़ना है, जिसमें से 26 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 26 मार्क्स देख सकते हो, सबसे ज्यादा मार्क्स है, इसलिए हम जो है कि सबसे पहले यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर से, 26 मार्क्स का आता है, क्लियर है। उसके बाद यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें 10 नंबर का सवाल जो है कि पूछा जाता है, ठीक है। 2 शॉर्ट नोट्स टाइप में 2 मोटर पर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा और 1-2 ऑब्जेक्टिव जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद आता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज अल्टरनेटर, 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से 12 नंबर का सवाल जो है कि आपको पूछा जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ साथ जो है कि इसमें जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है। उसका यूनिट 4 में सिंक्रोनस मोटर्स हो गया। सिंक्रोनस मोटर में भी 12 नंबर का सवाल, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में स्पेशल मोटर्स कह सकते हो या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर एफएचपी मोटर्स में 10 नंबर का सवाल जो है कि इसमें पूछा जाएगा। कोई एक मशीन ले लिया, उस पर आपको क्या कहेगा, उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कीजिए। कुछ इस तरह का सवाल जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओवरऑल यदि आप ऐड करोगे तो लगभग 70 नंबर आ ही जाएगा यहाँ से, 20, 30, 40, 50, 60 और 6, 2, 8 और 2, 10, तो टोटल 70 मार्क्स जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो 70 मार्क्स का जो है कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यूनिट वाइज, क्लियर है। और क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता ही है, पैटर्न पता ही है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछा जाता है, तो 20 मार्क्स। और शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें और करके क्वेश्चन नॉर्मली दिया हुआ रहता है, 4-4 नंबर का 5 सवाल रहेगा, ठीक है ना, 4-4 नंबर का 5 सवाल रहेगा, ठीक है, 20 नंबर। और लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ होते हैं, 6-6 नंबर का 5 सवाल, तो ये जो है कि आपको 30 नंबर, 30, 20, 50 और 20, 70, तो 70 मार्क्स का जो है कि ये हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर टॉपिक वाइज कर दिए हैं। तो थोड़ा बहुत एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। जहां तक हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उस आधार पर हम कह रहे हैं, तो 1-2 नंबर मान लेते हैं, इसमें से यहाँ से 25 हो सकता है अल्टरनेटर से 1 नंबर बढ़ा दे या मोटर से 2 नंबर बढ़ा दे, ठीक है, या हो सकता है यहीं से 28 कर दे, जहाँ से 8 नंबर का पूछ दे, इस तरह का। तो 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एक अनुमान है हमारा, जहां से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में भी आप देखोगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर से लगभग 25 से 26 नंबर तो आता ही आता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से 10 नंबर, 3 फेज अल्टरनेटर से 12 नंबर, सिंक्रोनस मोटर से 12 नंबर और स्पेशल मोटर्स कह सकते हो, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर से 10 नंबर का सवाल जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट, अब हम लोग ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे इसमें, और जो है कि बुक्स के बारे में आपको बता दे, तो जैसे हम बार बार एक ही बुक पर फोकस करते हैं आप लोगों के लिए, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए
सबसे बढ़िया बुक्स क्या है हमारा, सबसे बढ़िया बुक क्या है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2 एसी एंड डीसी मशीन बाय बी.एल. थ्रेजा, एस चांद पब्लिकेशन का बुक जो है कि आप लोगों को ये बुक खरीदना है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है कि थर्ड सेमेस्टर में खरीद चुके हैं तो उसके लिए दोबारा से खरीदने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? तो कुछ इस तरह का बुक का जो है कि फ्रंट पेज इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है ना, कवर पेज है ये, कवर पेज आपको इस तरह से दिखता है। तो ये चीज वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 नहीं लेना है, वॉल्यूम 2 हम लोगों को लेना है एसी एंड डीसी मशीन्स के बारे में। तो ऑलरेडी तो डीसी मशीन तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में, अब फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग एसी मशीन्स पर फोकस करेंगे। तो यही बुक आप लोग लीजिएगा, काफी अच्छा बुक है, बहुत सारा क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है, थ्योरी भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। तो अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जो है कि यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि हम आपको बताएं कि यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में 3 फेज हम लोग को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।